जीडीपी और इस तरह के, वो आयाम अलग हो जाता है, तो उसका नंबर आएगा जब मैं बात करूंगा। लेकिन नेचुरल कैपिटल, जो प्राकृतिक कैपिटल है भगवान की दी हुई, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, नदी, पहाड़, जंगल, ये सब, इनको भी कहीं ना कहीं डैमेज होता है। डेप्रिसिएशन तो इनका भी है, मतलब देखा जाए तो। लेकिन वो आज आज तक तो ऐसा कोई हिसाब राष्ट्र लगाते नहीं है, और अलग से ग्रीन अकाउंटिंग करते हैं उसके लिए। विधिवत तरीके से जो जीडीपी वगैरह तैयार होते हैं उनमें उनका समावेश नहीं होता है, अलग से कॉन्सेप्ट बना के उन पे बातचीत की जाती है। तो केवल फिलहाल तो दुनिया में यही चल रहा है कि मशीनें, बिल्डिंग वगैरह इनकी, जैसे मैंने ये घर ये खरीद लिया, जैसे ये मेरा नहीं है वैसे, ये मान लो मैंने ले लिया, तो इसकी डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, मतलब 10%, 15%, ऐसे नियम होते हैं उसमें। उतना वैल्यू लॉस हो रहा है, मतलब इसका धीरे धीरे भवन खराब हो रहा है, ऐसे समझ लो आप। तो अगर ये 1 करोड़ का है तो 10 लाख तक को मैं दिखा सकता हूँ, मतलब एक मोटे रूप में बता रहा हूँ, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा जानते हैं, हमें उनके नियमों में नहीं जाना है, ये आपका काम नहीं है। इनकम टैक्स क्या है ये समझना है, इनकम टैक्स की धाराएं नहीं पढ़नी है आप, मतलब बेवजह की बात है वो, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कॉमर्स नहीं और चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी है। आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनकम टैक्स कौन लगाता है, केंद्र राज्य संबंधों में उसका क्या रोल है। इनकम टैक्स की चोरियों के मुद्दे पढ़ सकते हो आप, जैसे कि काला धन। लेकिन आप इनकम टैक्स की धाराएं पढ़ने लगो तो फिर तो आप गलत रास्ते पे चले गए। ये आपके विषय वस्तु नहीं है यूपीएससी के लिए। डेप्रिसिएशन समझना है, डेप्रिसिएशन के नियमों को नहीं पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूँ। विचार पकड़ना है कि भाई अब दिल्ली में एक गाड़ी 10 साल से ज्यादा नहीं चल सकती, डीजल वाली गाड़ी जो होती है, पेट्रोल गाड़ियां 15 साल तक चलती है, ऐसा है। अब एक टैक्सी वाला एक डीजल गाड़ी ले आया 10 लाख रुपए की, तो उसको ये समझना चाहिए ना कि 10 साल बाद मैं इसको नहीं चला पाऊंगा। तो हर साल 1-1 लाख रुपए की वैल्यू जा रही है मेरी। तो जब उसको 10 लाख की इनकम एक साल में आए, मान लो सब ईंधन वगैरह का सबका खर्चा निकाल के 10 लाख आती है, तो उसे 10 लाख अपनी इनकम नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उसे 1 लाख की गाड़ी भी उसकी जा रही है। समझदार होगा तो क्या करेगा, अपनी 1 लाख रुपए को 10 में से बैंक में जमा करा देगा कि ये गाड़ी के नाम का है। अगला साल आया फिर 1 लाख जमा कराया, ऐसे करते करते 10 साल में 10 लाख इकट्ठे हो गए। गाड़ी पुलिस ने कहा भाई नहीं चला सकते, चालान बनेगा, उठा के ले जाएंगे इसको। उसने गाड़ी को स्क्रैप में बेच दिया जो भी था, और 10 लाख उधर जमा है ही, उसमें ब्याज आता रहा, नई गाड़ी ले आया। अगर वो डेप्रिसिएशन को अपनी इनकम नहीं, मतलब खर्चा नहीं मानता, तो क्या वो उस परिणाम पे जा सकता था। लेकिन चूंकि वो जेब से नहीं दे रहा है, इसलिए कई लोग डेप्रिसिएशन के लिए हिसाब नहीं लगाते। लेकिन मेरा जैसा समझदार व्यक्ति हो तो वो 1 लाख रुपए भले ही हम किसी को दे थोड़ी रहे हैं हमारी गाड़ियां में, लेकिन फिर भी मैं 1 लाख रुपए उसके नाम का जमा कराऊंगा उसमें, ये मान लूंगा ये मेरे नहीं है, क्योंकि गाड़ी जा रही है, गायब हो रही है, धीरे धीरे गायब हो रही है। आज मैं बोर्ड की डेप्रिसिएशन, कैमरे की डेप्रिसिएशन, प्रोजेक्टर की डेप्रिसिएशन, इन सब के हिसाब से अमित को कहता हूँ कि भाई जो पैसा आता है 10% अलग जमा करा दो इसको। एक साल में 10% इनकी वैल्यू जा रही है, 10 साल से ज्यादा ये चलने वाले हैं नहीं, बल्कि 5 साल ही मानो। तो कंप्यूटर 3 साल ही चलते हैं हमारे, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड होती है और इस प्रोसेसिंग रहती है। तो अभी बीच में हमने 3 बार तो इसको चेंज करा दिया, 2-3 बार। मैंने कहा ये बार बार क्यों खराब हो जा रहे हैं, तो वो कह रहे सर ये 3 साल से ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं है, फिर ये बार बार हैंग होंगे, तो आप इनको बदल दो। मैंने कहा ये अच्छा खर्चा है कि भाई थोड़ा, तो वो आप अब 3 3 साल ही लाइफ बता रहे हैं, तो 3 साल के हिसाब से आप देख लो कि 1 लाख का अगर है कंप्यूटर, तो आप 33,000 रुपये लगभग उसके नाम का अलग रख दो बच्चों की कलेक्शन में से। वो आपका नहीं है, आपको लग रहा है कि ये हमारा है, लेकिन ये आपका नहीं है, क्योंकि 3 साल बाद फिर कंप्यूटर लाना पड़ेगा।
अब आप एक को समझ रहे हो ना, माइक्रो पे में माइक्रो क्यों पढ़ाया जाता है? एक में समझ आ जाता है तो फिर बाकी अनुमान लगा लिया जाता है कि ऐसा ही होता होगा। तो अब सारे बिजनेस फर्मों को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? फिर उनको डेप्रिसिएशन के हिसाब से अपना पैसा अलग निकाल देना चाहिए। वो निकाल रहे हैं तो वो क्या देश के बाहर के लोग हैं? मतलब देश के ही हुए ना। तो एक देश को इसका मतलब डेप्रिसिएशन को अपना नहीं मानना चाहिए। तो जितनी उत्पादन है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करके कहो कि हमारे देश का नेट जो प्रोडक्शन है वो इतना है, बस इसलिए डेप्रिसिएशन माइनस होता है। और नेगेटिव प्रोडक्शन है ना, घिसना नेगेटिव प्रोडक्शन है एक तरह से। नोट लगाइए इसके नीचे। लिखिए मूल्य ह्रास मूल्य ह्रास मतलब ये लिख लो, ये लिखा मूल्य ह्रास एक प्रकार का नकारात्मक उत्पादन है। इसलिए सकल उत्पादन में से इससे हटा दिया जाता है। साधारण सी बात ये विचार, मैंने कहा ना विचार अब मापना संभव नहीं है, लेकिन लोग अपनी वैल्यू बताते हैं। हम बताएंगे कि हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी वैल्यूएशन ये है, उसका 10% दिखा दिया। ऐसे थोड़ी पता लगेगा कैमरा कितना घिस रहा है, मतलब वैल्यू डालनी पड़ेगी। पैराग्राफ चेंज करें। ये ध्यान देने योग्य है कि जीडीपी से भी मूल्य ह्रास को हटाया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो ऐसे लिखिए एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यदि ऐसा किया जाता है तो एनडीपी की अवधारणा उत्पन्न हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि हम जीएनपी में से ही निकालेंगे। आप चाहो तो जीडीपी में से निकाल दो, फिर बाद में प्लस से माइनस भी कर दो। माइनस प्लस तो किसी भी स्टेज पे करो ना, मतलब आपकी चॉइस है। एनडीपी का भी कॉन्सेप्ट होता है ना, मतलब जैसे जो जी आता है शुरू में उसको एन में बदलना हो, मतलब ग्रोस को नेट में, यही सिस्टम है सब जगह। राष्ट्रीय आय की सारे कॉन्सेप्ट में डेप्रिसिएशन ही माइनस होगा, किसी भी स्टेज पे कर लो आप। और डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना हो तो एक ही सिस्टम है, विदेशी साधन आय को जोड़ दो नेट रूप में, मतलब ए माइनस बी जो है उसको कहीं भी लगा दो आप, तो डी हट के एन बन जाएगा, नेशनल हो जाएगा। इतना फर्क, इतना सही बात है। जैसे हम कहते हैं ना, मतलब राष्ट्रीय टाइप, राष्ट्रीय शब्द लगाने का तरीका सिंपल है। कोई भी चीज पहले डोमेस्टिक होगी तभी तो राष्ट्रीय लगाने की सोचोगे आप। अगर पहले से ही राष्ट्रीय है तो फिर डबल बार थोड़ी राष्ट्रीय लगाओ।
राष्ट्रीय लगाने की सोच रहे हो, इसका मतलब वो चीज घरेलू डोमेस्टिक टाइप की आ रही है। तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाना हो किसी भी स्टेज पे, एक ही आंख मूंद के ए माइनस बी को प्लस कर दो, ए माइनस बी ब्रैकेट में समझो, मतलब विदेशी साधन आई नेट वाली, तो नेट तो ऐसे निकलेगा ए माइनस बी, उसको चिपका दो उसके पीछे, ये हो गया नेशनल। ए माइनस बी को उठाओ और किसी के भी पीछे चिपका दो। अब जिसके पीछे चिपकाओगे वो डोमेस्टिक है, मतलब तभी तो नेशनल निकाल रहे हो आप। और शुरू का जी को नेट बनाना हो, जैसे नेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल, ये ग्रोस 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 शब्द ध्यान दो, ग्रोस को नेट में बदलने का तरीका डेप्रिसिएशन हटाना है, तो वो कहीं भी किया जा सकता है। तो हमारा हमने जीडीपी पढ़ा, फिर जीएनपी और एनएनपी, और हम चाहें तो सीधा जीडीपी से निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, एनडीपी। तीन हो गए ना कॉन्सेप्ट, मतलब जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। चौथा लिखिए नेक्स्ट। इस पे थोड़ा मतलब एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनएनपी एफसी लिखिए, ऐसे नीचे लिखना है एफसी, और इसका फुल फॉर्म ऐसे करिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एट फैक्टर कॉस्ट। अब तक आप बाजार मूल्यों पे चल रहे थे, मतलब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, एट फैक्टर कॉस्ट। जो अभी आपने एनएनपी निकाला था, अभी किया ना हमने तीसरे नंबर पे, वो देखा जाए तो एनएनपी एमपी है, जैसे इसके यहाँ एनएनपी एफसी लिखा ना, उसके यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप चाहो तो उसमें छिपा हुआ है, वो एमपी को बाहर भी लिख सकते हो, क्योंकि जीडीपी बाजार मूल्यों पे था, जीएनपी निकालने के लिए प्लस से माइनस भी तो किया था आपने, बड़ा एरिया तो बाजार मूल्यों वाला ही था ना, तो जीएनपी वो बाजार मूल्यों आधारित ही था, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, बचा हुआ भी बाजार मूल्यों आधारित है। तो एनएनपी जो ठीक इससे पहले निकाला, देखा जाए तो वो किस पर है, वो एनएनपी किस पे निकला हुआ है, बाजार मूल्यों पर ही। लेकिन अब क्या हो गया है कि हम अचानक से ये वाले में आ गए कि साधन लागत पर भी इसकी गणना होती है, मतलब वही चीज की जो हमने तीसरे पे लिखी थी, उसकी गणना इस आधार पे भी की जा सकती है। तो अब हमारे सामने प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, मतलब इसकी जरूरत क्या पड़ गई, और ये होता कैसे, मतलब निकलेगा कैसे। तो निकलेगा कैसे उसका सूत्र तो मैं अभी लिख के बताऊंगा आपको, और तर्क बाद में दूंगा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, मतलब इसकी वजह क्या है, बिना वजह के सूत्र क्यों बना रहे हैं, मतलब हमें क्या बताना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एनएनपी बनता है डेप्रिसिएशन, तो हमें ये तर्क समझ आ रहा है ना कि माइनस क्यों कर रहे हैं, और इसकी जरूरत क्या पड़ रही है। जरूरत ये पड़ रही है कि एक देश के अंदर जितनी प्रोडक्शन हो रही है सब आपकी नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्शन का एक हिस्सा डेप्रिसिएशन के नाम जाएगा, और ये सरकार देश के लिए नुकसान है। डेप्रिसिएशन किसी को मिलता नहीं है, किस आदमी को मिलता है बताइए, डेप्रिसिएशन किसी को मिलता है। जिससे हमने 1 लाख निकाला, किसको मिला मेरे को बताओ, किसी को नहीं मिला, वो स्वामी की जेब से गया, उड़ गया, समझ लो आप। क्या डेप्रिसिएशन किसी सेवा के बदले दिया गया भुगतान है, ये तो हवा में जा रहा है ऐसे ही। तो उड़ गया, मतलब नहीं, इस आर्थिक कल्याण का इससे कोई संबंध नहीं है, आर्थिक कल्याण प्राप्त नहीं होता है इससे, तो जिससे नहीं प्राप्त होता है उसको हटाओ ना फिर। अच्छा, जो व्यक्ति 1 लाख रुपए बैंक में सिर्फ इसलिए जमा करा रहा है कि उसकी गाड़ी घिस रही है, और 10 साल बाद तो उसके मन में दर्द तो होता होगा कि 1 लाख रुपए, बताओ दिल्ली सरकार के नियम की वजह से मैं तो गाड़ी को संभाल के रखूं तो 20 साल चला सकता हूँ, लेकिन ये लोग कह रहा है कि अब गाड़ी को कपड़ा उड़ा दो चाहे आप घर में, 10 साल होने के बाद नहीं चला सकते। आप सरकार को ये नहीं कह सकते कि मैं तो कपड़ा उड़ा रखा था इसे। नॉन फिटनेस के हिसाब से गवर्नमेंट मना करती है ना आपको, ये गाड़ी फिट नहीं है, 10 साल में वो ढीली हो जाती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। प्लस एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं कि नई पुरानी टेक्नोलॉजी की गाड़ी है, ज्यादा धुआं निकालती होगी, उनके दिमाग में ये परसेप्शन भी हो सकता है। तो आपने कहा कि मैं तो इसको इतना बढ़िया चला रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, चलाता ही नहीं हूँ,
कपड़ा ढका हुआ है, वो कहेंगे आप जो भी करो आप समझो इसे, मणिपुर ले जाके बेच दो इसे, इधर नहीं चलेगा। वहां उनको कह देना भाई गाड़ी 10 साल पुरानी है, चली इतने ही किलोमीटर है। इसलिए कई लोग दिल्ली से गाड़ियां मणिपुर ले जाते हैं उधर। इसी चक्कर में हमारा अली चला गया, जो मेरी गाड़ी, मेरे को मालूम नहीं, घर पूछा मैंने अली कहाँ, कि वो तो मणिपुर गया। मैंने कहा वो मणिपुर क्या करने गया, कि बोला कि मेरे को एक गाड़ी छोड़ने के 10,000 रुपये मिलेंगे, इसलिए वो किसी की गाड़ी लेके वहां मणिपुर चला गया। 3 दोस्त मिले और 3 गाड़ियां पकड़ के मणिपुर पहुंच गए। और लालच क्या था कि उधर से फ्लाइट से भेजेंगे, एक तो कि भाई हवाई जहाज में नहीं बैठे कभी, और दूसरा हमें 10,000 भी मिल जाएंगे। तो इसके बाद फिर मेरे पास फोन आया अली का रात में कि भैया फंस गए। मैंने कहा क्या हुआ, कि मेरी तो टांगे दर्द कर रही है। मैंने कहा भाई तेरे को 10,000 रुपये के लिए मणिपुर चला गया, तो ये बात मेरे को ही बता देता कि 10,000 चाहिए मुझे, तेरे को पैसे नहीं दिए क्या पहले कभी, जो तू मतलब वहां जाके मणिपुर चला गया। मैंने कहा इतना फोग पड़ रहा उधर पहाड़ों पे, क्या है मतलब ज्यादा है क्या, नहीं नहीं इधर तो नहीं है। लेकिन कह रहे भैया यार तो सुअर टांग रखे हैं कभी, क्या हम तो परेशान हैं। तो वो मतलब इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि बस हालत उसकी खराब हो गई। बोले भैया आज तो मैंने कर लिया, मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगा। तो वो मणिपुर इसलिए ले जा रहे थे, मैंने एग्जाम्पल इसलिए तो दिया मणिपुर का कि अगर यहाँ गाड़ी की रेट नहीं आ रही भाई मणिपुर ले जाओ उसे, इतना हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता है। तो जो आपका नहीं हो उसको माइनस इसलिए हमने किया, तो तर्क था ना। तो अब इसका क्या तर्क है ये मैं बताऊंगा नीचे, लेकिन पहले सूत्र आप लिखिए। तो जो आपके पास एनएनपी आया हुआ है उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। हम चाहें तो इसको और क्लियर लिख सकते हैं एमपी। हाँ, तो लिखो तो भी आपकी इच्छा, नहीं लिखो तो भी, वो मार्केट प्राइस बेस्ड ही है, मैंने तो बाहर निकाल दिया इसे ताकि क्लियर है। अब इसमें से माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस। प्रत्यक्ष कर कहते हैं इनको, और प्लस करना है सब्सिडी। कारण आगे देखेंगे, पहले आप लिखें। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने होते हैं और सब्सिडी प्लस करनी होती है। इसका एक सरल रूप भी होता है। एक्चुअली क्या देखा जाए तो सब्सिडी एक नेगेटिव टैक्स है। जैसे हम देते हैं तो टैक्स कहलाता है, जैसे सरकार को हम देते हैं वो टैक्स है ना। तो सरकार हमें देती है और फिर भी हमें उसे टैक्स बोलना पड़े तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव टैक्स। मतलब एक तरह से उनकी तरफ से हमारी साइड में आ रहा है। हम देते हैं तो टैक्स है पॉजिटिव टाइप का, वो हमें देंगे तो हम क्या बोल सकते हैं उसे, नेगेटिव टैक्स एक प्रकार से। तो पॉजिटिव टैक्स और नेगेटिव टैक्स, तो ये तो पॉजिटिव टाइप का टैक्स है और इसको आप नेगेटिव बोलोगे, तो एक नया सूत्र बन सकता है इसका। देखिए कैसे होगा। तो इसी को हम बीच में ओ आर लिखें, फिर समझाता हूँ आपको। एन एन पी एम पी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो नेट आ गया। फिर नेट में क्या होता है कि एक चीज माइनस हो जाती है। मतलब जैसे अब देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे बनेंगे, तो इसका सूत्र मैं वापस लिख देता हूँ। इसका इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऐसे ब्रैकेट बना लो, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। राइट, सरकार हमसे लेती है तो हमें देती भी है ना, तो नेट रूप में कितना लिया, सब्सिडी को क्या करना होगा, माइनस कर रहा। नेट टैक्स कितना लिया हमसे गवर्नमेंट ने, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब आप देखो कि इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब आप जैसे इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस, ये माइनस लगा हुआ, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। प्लस वही है, ये रूप बदला है हमने केवल।
राइट। और इसमें और ज्यादा क्लैरिटी आ रही है आपको इस वाले में कि टैक्स एक पक्ष है लेकिन वो हमें दे भी तो रहे, तो नेट जो टैक्स है उनको हटाना है मार्केट प्राइस में, नेट टैक्स। थोड़ी देर के लिए अपने मन में ऐसा समझ लो कि सब्सिडी नहीं है, टैक्स हटाना है। तो मन समझाने के तरीके होते हैं ना, मन को आप ध्यान कैसे रख पाओगे, फिर तो रटना पड़ जाएगा आपको। आज ऐसा समझ लो कि टैक्स हटाने हैं, फिर मन के अवचेतन मन में कहो कि टैक्स नेट रूप में हटाना है। तो नेट शब्द आपके मन में बाद में आना चाहिए, पहले प्रारंभिक बात पहले आनी चाहिए। ये तरीका होता है पढ़ने का, जिससे आपको ज्यादा स्थायी याद रहेगा कि टैक्स हटाने के लिए सर ने कहा था। जैसे ही आपके मन में एक तुरंत आपको याद आ जाएगा कि नेट रूप में हटाने हैं, क्योंकि सरकार भी हमें क्या करती है, सब्सिडी दे देती है। तो सब्सिडी को फिलहाल ड्रॉप करके, और मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये वस्तु है जैसे मार्कर, इसकी मार्केट प्राइस और इसकी लागत बनाने की, और जो आदमी कहता है ना कोई दुकानदार कि हमें इतनी लागत पड़ रही है भाई, इतनी तो हमें ही पड़ रहा है, तो आप समझ लो उसका मुनाफा उसके अंदर जोड़ के कह रहा है वो कि इतना हमें पड़ रहा है, इससे नीचे हम नहीं देंगे। वैसे मैं एक एग्जांपल भी दूंगा जिससे और क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा पहले समझ पैदा करनी है ना। मतलब एक रीजनेबल टाइप के जो मुनाफे होते हैं वो भी एक कॉस्ट माने जाते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि एक व्यक्ति को मुनाफा नहीं मिलेगा तो टिका नहीं रहेगा, और वो खुद भी एक साधन है। बस फर्क इतना है कि हम मुनाफा ऐसे लेके जेब में नहीं डालते, ये फर्क है ना। कोई मजदूर आता है उसको हम देते हैं, ऐसे मुनाफा उठा के यूं नहीं करते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में परसेप्शन हो जाता है कि ये कॉस्ट नहीं है। मतलब लेकिन एक चीज बताओ आप कि अगर किसी को मुनाफा ना मिले, कि आप साहसी को कुछ नहीं मानते? साहसी को जो मिलता है उसका नाम थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई अजीब सा नाम है कि ये मुनाफा कमा रहा है, मुनाफा शब्द लगा हुआ है, इसलिए आपको एतराज होता है। उसी को मजदूरी कह दें तो आप कभी एतराज नहीं करोगे। जैसे वो कहे, दुकानदार के भाई मैं भी तो बैठा हूँ, थोड़ी मजदूरी मुझे भी तो मिले, तो आपको दया आ जाएगी उस पर। अच्छा ये भी मजदूर दिखता है मतलब और आप कहोगे कि यार थोड़ा मुनाफा में मिले, तो आपको उससे घृणा हो जाएगी कि मुनाफा किस बात का मुनाफा शब्द ऐसा है कि हम ऐसा सोच के चलते हैं फालतू चीज है, ये मुनाफा लोग क्यों कमाते हैं? अरे मुनाफा नहीं होता तो वो आपको नजर भी नहीं आता। नाई की दुकान पे न बाल काटने वाले नहीं मिलते आपको, अगर उसको मुनाफा नहीं होता तो उसको उसको क्या मतलब है, फिर दूसरे की दुकान पे जाके बाल काटेगा ना, अपनी दुकान किस लिए खोलेगा? जब उसको ऐसे ही काम चलाना है बिना मुनाफे के, उतनी कमाई होनी है जितनी कटिंग काटने से मेहनत जितनी लगती है, तो दुकान चलाने का तर्क क्या है फिर? तो उतना तो दूसरे के यहाँ भी कर लेगा। तो सारे नहीं ये सोच लेंगे तो फिर दुकान कौन खोलेगा? जिसने जावेद हबीब ने इतना बड़ा कमला नगर के अंदर शोरूम जैसा बना रखा है भाई, और इतने सारे लोगों को हायर कर रखा है, प्राइम जगह पे उसने ले रखा है, और मार्केट का आनंद आपको उठाना भी है। वहीं जावेद हबीब के वहां भी चले जाना है, कपड़े लेने के लिए गए। मैं नहीं गया वैसे, आप कहीं अहमद सोच लेना कि सर जाते दिखते हैं, तभी वहां का एग्जाम्पल ले रहे। मैं तो 50-100 रुपए वाली कटिंग करवाता हूँ भाई, इससे ज्यादा नहीं। 100 रुपए वाली होती है। हमें लेविश लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, मतलब ये आदत है। आप मेरे को $1 बिलियन भी लाके दे दोगे तो मैं रहूंगा वैसे ही, जो मेरी क्लास के हिसाब से मुझे उचित लगता है कि मेरी ड्रेसिंग थोड़ी ठीक होनी चाहिए, और बस इतना ही कुछ। ली कूपर के जूते पहनता हूँ जो 1,500-2,000 रुपए के आते हैं। हो सकता है कि हमारे वर्कर मेरे से महंगे पहनते हो। हमें उन चीज़ों की आदत नहीं है। एप्पल वॉच में यूज करता हूँ, इसके फंक्शंस ऐसे हैं इसलिए, जो कई बार मतलब मुझे मतलब फ़ोन को कैरी करने की ज़रूरत फील नहीं होने देता है। इसमें कहीं भी फ़ोन मैसेज सारी चीज़ें आ जाती है, हेल्थ भी मेजरमेंट हो जाता है, तो मेरे को उसमें आसानी फील होती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब नीड बेस्ड है लाइफस्टाइल, आप यूँ कह सकते हो, ज़रूरत के अनुसार है। तो
जावेद हबीब का, लेकिन मैंने वो देखा था वहाँ पे कमला नगर, तो हमें जाना पड़ता है क्योंकि किरोड़ीमल कॉलेज में मैं था तो पीछे कमला नगर ही है, और प्लस कुछ कुछ खरीदारी करनी होती है तो यहाँ पे है मतलब। तो एक दिन नज़र पड़ी मेरी ऐसे कि ये दिख गया मुझे, तो इसलिए वो एग्जाम्पल आ गया। तो अब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिस्क कितनी है। आज 20 रुपए में फुटपाथ का नाई बाल काट देता है, उसको रिस्क नहीं है उतना। वो हो सकता है 5,000 रुपये लेते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन मतलब उनके हिसाब से वो करते हैं इन्वेस्टमेंट खर्चे प्लस, मतलब वो उस लेवल के हिसाब से उस तरह का मुनाफा भी चाहते होंगे। लेकिन मुनाफा शब्द अजीब सा लगने की वजह से हमारे मन में परसेप्शन ये बन जाता है कि ये कोई अलग चीज है जो लागत के बियॉन्ड है, मतलब ऐसे दिखता है। लेकिन नेशनल इनकम के अध्याय में उसे लागत ही कंसिडर किया जाता है, व्यक्तिगत जो भी हो, लेकिन देश के अंदर वो साधन है ना, तो वो अपने आप को भुगतान कर रहा है, चाहे ज्यादा करे कम करे, मुद्दा ये नहीं है। तो हम साधन आय के अंदर उसको भी शामिल करेंगे। अब समस्या ये है कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं, तो मैं ये बताऊं पहले तो, जिससे साधन लागत ही साधन आय होती है। हम फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं ना इसे, ये साधन लागत। मान लो आपको नहीं पता है क्या होती है, तो ये तो साधारण है, साधनों को जो आप देते हो वो साधन लागत है। जैसे अमित जी को मैं जो पे करता हूँ ये साधन लागत हुई, क्योंकि अमित जी हमारे लिए साधन है, तो साधन लागत बन गई जो मैं उनको दूंगा। मैं इसे लागत कहूंगा, अमित जी इसे इनकम कहेंगे, वो इसको इनकम बोलेंगे, वो इसको लागत नहीं कहेंगे। दृष्टि से मेरे को जब पैसा आता है दृष्टि आय से, तो उसका मुझे इंतजार होता है, 7 तारीख को आता है कि आएगा, अब 7 तारीख आने वाली है, ऐसा लगता है। और वो सोचते हैं कि ये जल्दी आ जाती है, मतलब दृष्टि वाले सोचते हैं फिर आ गई 7 तारीख। वो स्टाफ फोन करेगा विकास जी को, सर ट्रांसफर करने है, 1200 का स्टाफ है, 1200 की स्टाफ की सैलरी, जो भी टीचर्स के पे ज्यादा होते हैं तो वो सब। तो अब वो उसी चीज को क्या सोच रहे हैं, यार कोई देखो ना, कोई बढ़िया दूसरा टीचर, यार ये बहुत महंगे पड़ रहे हैं ये उनके दिमाग में चलता होगा, हमें कहते नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में जरूर चलता होगा कि कोई बढ़िया टीचर मिल जाए तो इनको रिप्लेस कर रहे हैं। हर आदमी करेगा, उसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं, क्योंकि हर आदमी चाहता है एफिशिएंसी, कॉस्ट कम करे, तो वो अपना यत्न करेंगे। लेकिन कॉस्ट उनका पर्सपेक्टिव है और इनकम मेरा पर्सपेक्टिव है, और अमाउंट वही है जो हर महीने मुझे देते हैं, वो अमाउंट में इनकम समझता हूँ और वो उसे क्या समझते हैं, कॉस्ट। अब कोई कह दे मेरे से, बाय द वे, जैसे आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर ये भी बता दो कितना मिलता है 7 तारीख को कई बच्चों को जिज्ञासा रहती है इसी। तो वो, अब मेरे एक दोस्त गांव के, बहुत पहले कभी किसी को नंबर दे दिया होगा कि यार रामेश्वर हमारे साथ पढ़ा था, हम तो बस बस में बैठ के ऐसे जाया करते थे, मतलब देहाती टाइप से और ये सब, तो वो उनको ध्यान हो रहा कि वो दिल्ली में है क्या। अब मेरी एज इतनी होगी, आज मेरी बेटी यूपीएससी देने की स्थिति में आ गई, उनके भी बच्चे बड़े हो गए, अब उनको लग रहा है कि अच्छा वो आईएएस वाले बच्चों को पढ़ाते हैं कि अरे नंबर दो उनके। अब वो एक टीचर बन गए स्कूल में, वो मेरे को फोन किए कि अरे याद आ रहा आपको, हम लोग बस में पीछे बैठे रहते थे और मैं पीछे वाले गांव से आता था, आप आगे बैठते थे। मैंने कहा अरे याद है ना, मेरे को याद है, मेरे अपने दोस्तों को भूला नहीं हूँ, बताइए कैसे नंबर मिले और कैसे याद किया। और बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे को याद किया, मेरे पास तो नंबर थे ही नहीं आपके। अब 2-4 मिनट बात हुई, उसके बाद वो कहते कि आपको तो बहुत पैकेज मिलता होगा। मैंने कहा नहीं ऐसे कोई खास नहीं। तो बोले कि नहीं नहीं फिर भी मतलब 2-4 करोड़ का तो मिलता होगा। मैंने कहा यार ये, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं हम ऐसा है कि बहुत दिनों बाद बात हो रही है हम लोगों की, पहली बार ही संभवतः, तो हम थोड़ा सा बताओ कि तुम, आपके बच्चे कितने हैं और कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल, माता पिता जीवित हैं कि क्या है, मतलब इस तरह से मेरा रुचि उसमें थी और उनकी रुचि इस बात में थी पैकेज की। वो थोड़ी देर रुकते फिर उसी टॉपिक, फिर मैंने कहा मैं है ना उधर आऊंगा भीलवाड़ा साइड में, तो
हम बैठ के बातें करेंगे। मैंने कहा ये बातें छोड़ो ना, इसमें क्या है। अब मुझे ये लग रहा है कि मैं उनको कुछ बोलूं और इनको फिर दिमाग में कुछ और ही चलने लगा, मैंने इसलिए कुछ नहीं बोलना चाह रहा था। तो ऐसे क्या होता है कि डायरेक्ट इनकम कोई बताता नहीं है और कोई पूछना भी नहीं चाहिए। अब आपको पता लगाना हो किसी की इनकम, मेरे जैसे मेरी, तो आप मेरे को नहीं पूछ पाएंगे। तो आप लेकिन विकास सर के पास जाएंगे तो ये बता सकते हैं कि दृष्टि को चलाने की फैक्टर कॉस्ट क्या आती है, मतलब साधनों को कितना पे करते हैं। उसमें पर्टिकुलर साधन को जानना हो तो भी वो सूचना दे सकते हैं। लेकिन यह भी समस्या है कि वो कहेंगे कि आपको क्या मतलब है कि हम कैसे दृष्टि चला रहे हैं, तो वहां भी आप फंस गए। तो अब आपको पता कैसे लगे कि इनकम कितनी है लोगों की। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप विकास सर से पूछो या किसी से या मेरे से पूछो कि सर आपकी फीस कितनी है, मतलब एक बच्चे की क्या लेते हो आप फीस, जीएसटी समेत क्या है। बता दिया उन्होंने कि जीएसटी समेत 1,18,000 है। कि कितने बच्चे पढ़ाते हो, तो उसके हिसाब से आपने गुणा कर दिया उनको। ठीक है, अब आप खुद ही गणित कर रहे हो। फिर आपने कहा अच्छा, मतलब या एक बच्चा समझ लो कि 1,18,000 फीस है, तो 18,000 तो टैक्स, मतलब 18% जीएसटी गया, बचा कितना, 1,00,000। ये 1,00,000 आपस में बांटते होंगे, कुछ टीचर को देते हैं कुछ, तो 1,00,000 फैक्टर कॉस्ट आ गई, सब शामिल करके मुनाफा मुनाफा सब करके 1,00,000 इनके पास रहते हैं, जिसको ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मार्केट प्राइस से इजी वे में आपको पता लग गया कि टैक्स माइनस कर दो तो जो बचा हुआ है वो क्या है, फैक्टर कॉस्ट, मुनाफे समेत। मैं भी एग्जांपल भी दूंगा एक न्यूमेरिकल, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, आप फोन करते हो किसी भी इंस्टीट्यूट को, आपकी फीस क्या है, तो वो क्या कहते हैं, ये कोई पूछने की बात है। ऐसा कहते हैं, नहीं हम नहीं बताएंगे। वो बताएंगे, लेकिन आप उनको पूछो आपकी इनकम कितनी, अरे ये सवाल कैसे पूछा जा रहा है, आपको पढ़ना है कि हमारी इनकम जाननी। लेकिन आप ये कहोगे कि आपकी फीस क्या, तुरंत बताएंगे। है ये है। डॉक्टर के पास जाओगे, सर क्या, बाहर लिखा हुआ इतना जमा दो, दिखाओ। ये खरीदने जाओगे, बोर्ड इसकी एमआरपी, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी देखो, जो भी है सब जगह आपको कीमत मिल जाती है ना, बल्कि लोग और लिखते हैं उस पे कि इतने की, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं होती। कितनी बढ़िया सूचना मिली जिसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए ये कहां से चल रहा है, जीडीपी मार्केट प्राइस से चल रहा है, और आप उसको साफ करते जा रहे हो। टैक्स हटा दो तो बच्चा अब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी इनकम का पता लग जाएगा लोगों की, लगेगा कि नहीं, ये तो बताओ। लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिल्ली सरकार एक स्कीम चलाती है, भीम भीम योजना है। उसमें क्या होता है कि वो बच्चों को फाइनेंस करती है, मतलब कोचिंगों को पैसा देती है। जैसे 100 बच्चों का पास हो गया तो 100 बच्चों को आप पढ़ाओगे तो उनका फीस गवर्नमेंट दे देगी, आपको देगी, जैसे मेरे को दे दिया, और वो बच्चे को फ्री में पढ़ाएंगे हम। अब यहाँ फीस क्या हुई, 0। लेकिन उस बच्चे को पढ़ाने की कोई कॉस्ट नहीं आ रही है। वो कह, मान लो मैं कहूँ कि मैं तो आप ही के 100 बच्चे पढ़ाऊंगा और कुछ नहीं है मेरे पास, अब 100 बच्चों से मैंने लिया तो कुछ है ही नहीं, तो मार्केट रेट क्या हो गई, 0। लेकिन कॉस्ट तो आ रही है। तो उन्होंने 1,00,000 रुपए एक बच्चे पे हमें दे दिया। तो कहने के लिए तो हम ये कहेंगे कि बच्चे को सब्सिडी का लाभ मिला है। ये लाभ मुझे थोड़ी मिल रहा है, मैं तो काम कर ही रहा हूं ना भाई। आप मेरे को भेजने का अर्थ ये मत समझो कि मेरे को मिल रहा है, ये लाभ बच्चे को मिल रहा है। फीस उसकी 0 हुई कि मेरी हो रही है, मतलब इसमें मतलब एक मैं तो खड़ा होकर पढ़ा ही रहा हूँ, स्टाफ है ही है, मतलब आप समझो ना इस बात को। मेरे खाते में भेजा भले ही है, लेकिन वो आया किसके हिसाब से, बच्चे। तो मैं बच्चे से फीस नहीं ले सकता, तो यहाँ सब्सिडी आ गई 1,00,000, जिसके कारण फीस हो गई 0। लेकिन क्या हम सबको, हमारे स्टाफ को और मेरे को 0 मिला है कि 1,00,000 मिला है, 1,00,000 मिला है। 1,00,000 सब्सिडी है, तो सब्सिडी 0 प्राइस के अंदर सब्सिडी प्लस करो तो क्या आ जाएगी, 1,00,000। 0 क्या है, मार्केट रेट। सब्सिडी को प्लस करोगे तो आपको इनकम पता लग जाएगी,
फैक्टर कॉस्ट पता लग जाएगी। तो सब्सिडी को प्लस किया जाता है और टैक्स को माइनस किया जाता है। लेकिन ये याद रखना, सब्सिडी वो ही प्लस होगी जो मार्केट प्राइस को नीचे ले जाती है। अगर मार्केट प्राइस को नीचे नहीं लेके गई तो वो सब्सिडी प्लस नहीं होगी, क्योंकि आप मार्केट प्राइस से चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इसी केस को हम घुमाते हैं, वो 1 लाख रुपए मेरे को नहीं देते हैं, बच्चे के अकाउंट में भेज देते हैं, जाओ बेटा किसी भी कोचिंग में एडमिशन लो। वो सब्सिडी प्लस मत कर देना, उस केस में मेरी फीस कम नहीं होगी, मेरे को सरकार नहीं दे रही है इसलिए वो बच्चा मेरे यहाँ आ गया, जैसे उसकी जेब में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। उसने पूछा क्या फीस है सर आपकी, कि 1 लाख है, तो यह फीस मैंने कम करी क्या? सब्सिडी सरकार ने उसके खाते में भेज दी लड़के के, इसलिए मार्केट रेट कम नहीं हुई। मार्केट रेट कब कम होती है? जब आप प्रोड्यूसर के खाते में पैसा भेजते हो, तब वो रेट कम करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात चल रही है ना आजकल की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज बढ़ना चाहिए। तो यूज कैसे बढ़ेगा आप बताओ खुद ही, कि मान लो 6 लाख रुपए की 7-8 लाख रुपए की गाड़ी आती है बैटरी वाली, तो एक आदमी बैटरी वाली गाड़ी क्यों लेगा? वो कह रहा 7 लाख में तो मैं पेट्रोल गाड़ी लूंगा जिसमें ज़्यादा स्पीड रहेगी, ना बार बार चार्ज करना पड़ेगा और मैं तुरंत पिकअप कर लेगी। और इस तरह से लोग सोचते हैं। वो पर्यावरण कोई नहीं सोचता भाई, खुद का नंबर आता है जब पर्यावरण कोई नहीं सोचता है खुद का ये तो कहने की बातें हैं, मतलब उसको समग्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक बनाया जाता है, माइक्रो है ही नहीं वहां पे माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल लेवल पे आप कुछ नहीं सोच रहे हो। मतलब जो इस पे पर्यावरण कार्बन पे जो बातें करते हैं लोग, वो एयर कंडीशनर होटल में करते हैं। बड़े बड़े डिग्नेटरीज क्या वहां गर्मी में बैठे हैं, एसी चल रहा है और बात कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन कम होना चाहिए। तो यहाँ मैक्रो तो अलग हो रही है और माइक्रो अलग ही चल रही है, उसमें कोई मेल मिलन नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक आदमी नहीं खरीदना चाहेगा जब तक कि उसको अपने हिसाब से फायदा नजर नहीं आए। सरकार ने उसको दे दिया 50% सब्सिडी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनाएगी, टेस्ला वगैरह जो भी है, वो उसके खाते में सरकार भेजेगी, कर कितने की गाड़ी है? 7 लाख की, 3.5 हम भेज रहे हैं, 3.5 में बेचिए आप। तो मार्केट रेट क्या हो गई? 3.5। जबकि गाड़ी 7 लाख की है, का मतलब उसमें मुनाफा वगैरह सब जोड़ के कॉस्ट कितनी आई है? 7 लाख की। तो लोगों को इनकम कितनी मिली? 7 लाख की। तो मार्केट प्राइस तो 3.5 ही है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जिसमें मुनाफा भी शामिल है उसमें जाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस मार्केट प्राइस में क्या जोड़ना पड़ेगा? सब्सिडी। लेकिन कौन सी सब्सिडी जुड़ेगी? जो वो मार्केट प्राइस को कम करी वो। अब उल्टा करो इसका, लोगों ने कहा जी 7 लाख की हम तो गाड़ी, वो सरकार बोले चिंता मत करो 7 लाख की ले लो, लेके हमें बता देना, 3.5 खाते में भेज देंगे। तो कितने की पड़ी? 3.5। लेकिन मार्केट प्राइस कम नहीं हुई, इसलिए वो वाली सब्सिडी अगर इस रूप में आ गई तब उसको प्लस नहीं करना है। गैस का सिलेंडर, इसकी सब्सिडी आपके खाते में आती है तो सिलेंडर मार्केट रेट पे मिलता है, तो जब उसकी प्राइस कमी नहीं हो रही है तो फिर सब्सिडी प्लस क्यों कर रहे हो भाई? प्लस माइनस उसको किया जाता है, जो कीमत को ज्यादा कर देता है उसको माइनस करो यानी कि टैक्स, और जो कीमत को गिरा देता है उसको प्लस करो। और एक वस्तु पर टैक्स और सब्सिडी एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं। आप जीडीपी जीएनपी पढ़ रहे हो, ए वस्तु उठाई उसमें टैक्स है माइनस करो, बी वस्तु ली उसमें सब्सिडी है प्लस करो। एक में टैक्स और एक में ऐसे थोड़ी होता है कि एक में आप सब्सिडी भी दे रहे हो और फिर टैक्स भी लगा रहे हो, तो इसका मतलब मूर्ख बना रहे हो। जिस चीज पे सब्सिडी होती है उस पर टैक्स नहीं होता है, और जिस पर टैक्स होता है उस पर सब्सिडी नहीं होती है। उल्टी गंगा, जब आपको सब्सिडी देनी है तो टैक्स हटा दो ना, सब्सिडी का नाम क्यों ले रहे हो? 10% टैक्स लगा के फिर कह रहे हो कि 10% सब्सिडी इससे ज्यादा अच्छा कि टैक्स ही मत लगाओ। समझ रहे हैं आप ये चीज? तो वो अलग अलग चीजें आएगी, ए आई उसका कर दिया, बी आई उसका, जैसे आ रहा वैसे करते जाओ। और नहीं तो ए बी को भी छोड़ो, क्या मतलब है सबका ऐसे ऐसे करने से? सीधा सरकार से पूछो
कि सर एक चीज बता दो आप हमें वित्त मंत्री जी वगैरह से, कि सर आप हमें एक तो ये बताओ कि ये वैसे तो आजकल आसान हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे जीएसटी है, बस कुछ एक टैक्स बाहर चल रहे हैं, बाकी जीएसटी है। जीएसटी उठा के अखबार में आ जाता है, सरकार को इतने का जीएसटी मिला, उसी को उठा के माइनस कर दो सीधा देश की 157 लाख की जीडीपी में। उतनी मार्केट प्राइस ऊंची रही होगी ना जितना जीएसटी गया है, लोगों द्वारा पे किया गया है, तो अखबार में मिल जाएगा। अब एक समस्या ये आएगी कि सब्सिडी कैसे पता लगाएं, जिसने मार्केट प्राइस को कम किया उसके लिए आप उनसे बात कर लो कि हमें वो वाली बता दो सर जो कीमतें कम कर रही है, वो वाली, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह, वो वाली बताओ जो लोगों के खाते में डायरेक्ट जाके वो मार्केट रेट पे खरीद रहे हैं और आप उनके खाते में भेज रहे हो, वो नहीं चाहिए हमें। जो मार्केट रेट को कम करती है वो वाली बताओ, उसको आप प्लस कर दो। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी माइनस कर दिया, वो प्लस कर दिया। या यूं कर लो कि जीएसटी कितना आया उसमें से माइनस, सब्सिडी कितनी गई, नेट जीएसटी कितना है उसको माइनस कर दो मार्केट प्राइस वाले उसमें से, तो बाकी बच्चा वाले लोगों के पास ही रहा ना, यही इनकम हो गई लोगों की। इसलिए ये राष्ट्रीय आय दरअसल इसको कहा जाता है। जो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर अगर आप ये निकाल लेते हो तो यही राष्ट्रीय आय है जो लोगों को मिली है। उत्पादन और आय में फर्क आ जाता है, किस हिसाब से, टैक्स की वजह से। उत्पादन की वैल्यू असेस करते हो आप टैक्स जोड़ कर, मतलब इससे क्या होता है कि गैप आ जाता है, जो लोगों की इनकम होती है और जो प्राइस होती है उसमें अंतर आ जाता है। अदरवाइज तो जो प्राइस होती है वही तो लोग आपस में शेयर करते हैं। आज अगर आपने चाय का कप 20 रुपए का लिया तो मान लो 20 रुपए की इनकम इस देश में पैदा हो गई, किसने कितना लिया इसको छोड़ो, आप चाय वाले के पास कितना रहा, काम वाले के पास कितना रहा, इससे नहीं मतलब है। आपने 20 रुपए दे दिए, 20 रुपए की इनकम जनरेट है। लेकिन अगर 20 रुपए की चाय पे 18% जीएसटी लगकर बिल निकल रहा है तो आप समझ जाओ कि जो 18% बनेगा वो गवर्नमेंट को गया और बाकी जो बचा वही शेयर हुआ ना, मुनाफा हो कुछ भी नाम ले लो उसका, वही लोगों के पास भारत में गया। सीधी सी बात है। तो इसमें हमें कोई अलग से पढ़ाई करने की, सूत्र अपनी जगह है, विचार अपनी जगह है। जब विचार को पकड़ लिया सूत्र तो आपका गुलाम हो जाएगा, सूत्र आपका गुलाम हो जाएगा, मतलब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो और ये आज सूत्र इतना ही लिखाऊंगा, फिर मैं एक एग्जाम्पल कल ही दूंगा क्योंकि अब अगली क्लास आएगी इसमें। ठीक है, कल मिलते हैं। धीरे धीरे फिर बढ़ाएंगे स्पीड को, है ना। अभी 2-4 दिन आप थोड़ा सा टटोलो, विषय को टटोलो, है ना, एकदम भागना नहीं है। ठीक है।